नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस की तथाकथित टूल किट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियमों पर अब केंद्र सरकार और ट्विटर आपस में भिड़ गए हैं। अपने दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने पर ट्विटर ने ऐतराज किया था और इसे अपनी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा बताया था। उसने ये भी कहा था कि उसने जो भी कदम उठाए हैं अभिव्यक्ति की आजादी के लिए उठाए। आज सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ने इसका सख्त जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत की परंपरा में बोलने की पूरी आजादी है। सबसे बड़े लोकतंत्र पर शर्तें थोपने की कोशिश न की जाए। भारत के कानूनी तंत्र की अवमानना की कोशिश की जा रही है। भारतीय कानूनों को मानने से बचना चाहता है ट्विटर। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल से इनकार कर रहा है। दिशा निर्देशों को आधार बना आपराधिक जवाबदेही से बचने की कोशिश ट्विटर की ओर से की जा रही है। यह भारत सरकार की ओर से सख्त निर्देश कहें कि बयान दिया गया है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि ट्विटर के जितने कर्मचारी हैं या अन्य सोशल मीडिया के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए। भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उधर ट्विटर के बयान को दिल्ली पुलिस ने भी कानूनी जांच में बाधा डालने की कोशिश बताया है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्विटर जांच में सहयोग नहीं कर रहा और सहानुभूति पाने की संदिग्ध कोशिश करता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक ट्विटर जांचकर्ता और जज दोनों की भूमिका अदा करता दिख रहा है। ट्विटर ये दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर उसने जांच भी की और तथाकथित टूल किट का नतीजा भी निकाल लिया। अगर ऐसी सामग्री है तो उसे दिल्ली पुलिस से साझा करना चाहिए था। बीते कुछ दिनों में ट्विटर का रुख भ्रामक, भटकाने वाला और एक पक्षी रहा है। उसे बस कानूनी एजेंसियों के साथ सूचना साझा करनी है, जो वो नहीं कर रहा। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की शिकायत पर प्राथमिक जांच दर्ज की है। ट्विटर की कोशिश ये जताने की जैसे भारत सरकार के कहने पर जांच की जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। ट्विटर ने जांच से पहले ही घोषित कर दिया कि टूल किट मैनिपुलेटेड मीडिया है। इससे लगता है कि ट्विटर के पास मामले से जुड़े कुछ तथ्य और सामग्री हैं। ट्विटर से कहा गया है कि वो जांच में शामिल हो और सामग्री साझा करें। ट्विटर इंडिया के एमडी जांच से बच रहे हैं। ट्विटर को आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया था। इसलिए जो ट्विटर डर का माहौल बना रहा है वो निराधार है। और ये भी देख लेते हैं कि ट्विटर ने आखिर क्या कहा जिसके कारण सरकार को और दिल्ली पुलिस को इतना सख्त जवाब देना पड़ा है। उसने ये कहा था कि वो भारत के लोगों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेवा जारी रखने के लिए भारत के कानून का पालन करेंगे। हम पारदर्शिता के अपने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। कानून के दायरे में बोलने की आज़ादी, प्राइवेसी की रक्षा करते रहेंगे। अभी हम भारत में लोगों के बोलने आज़ादी पर गंभीर खतरे को चिंतित हैं। भारत में लोगों के बोलने की आज़ादी पर गंभीर खतरे को लेकर चिंतित हैं, ये ट्विटर ने कहा है। साथ ही पुलिस का डर दिखाने के हथकंडों को लेकर भी चिंता जताई है। नए नियम जो मुक्त खुली सार्वजनिक बहस को रोकते हैं, उनमें बदलाव के पक्षधर हैं। भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि सहयोगी रवैया बनाए रखना अहम है। जनता के हितों की रक्षा करना नेताओं, उद्योग और सिविल सोसाइटी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और एक दिलचस्प मामला जो यूपी के सिद्धार्थनगर से आया था, उससे जुड़ा हुआ सवाल यही कि अगर वैक्सीन के 2 डोज मिक्स हो जाएं तो क्या होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए और ये जांच का विषय है। हालांकि अगर ऐसा हो जाए तो स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं देखा गया है। आपको बताएं कि सिद्धार्थनगर में ऐसा ही हुआ था, जहां कुछ लोगों को पहली खुराक कोविशील्ड की और दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी गई थी। सर, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक मामला है कि 20 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज, अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग कंपनियों की डोज दी गई। क्या ये सही आप मानते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय क्या सही मानता है? क्या दूसरे देशों में इस तरीके से दिया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के दोनों डोज, और इसको क्या इंक्वायरी होगी? क्या है, इसको थोड़ा क्लियर करें। पॉल साहब, अगर आप। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि
एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है. द पॉइंट आई मेकिंग इज ऑल्दो साइंटिफिक opinion on this, firm opinion, may have to wait for more scrutiny and more understanding. But even if this has happened, it should not be a cause for concern for that individual. But certainly, I appeal to all our fellow health workers to kindly make sure that we give the same vaccine of which the first dose has been given the second time. उधर टीकाकरण में ढिलाई और वैक्सीन की खरीद को लेकर उठे सवालों तथा आरोपों पर केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है. नीति आयोग ने इस बारे में तथ्य बनाम भ्रम के नाम से बाकायदा एक बयान पोस्ट किया. इसमें कहा गया है कि ये मिथक है कि बाहर से टीका खरीदने के लिए केंद्र पर्याप्त काम नहीं कर रहा. सत्य यह है कि सरकार 2020 के मध्य से ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीका निर्माताओं के संपर्क में रही है. फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से कई बार बातचीत हुई. वैक्सीन खरीदना बाकी सामान खरीदने से अलग है. सरकार की कोशिश से स्पुतनिक का ट्रायल हमारे यहाँ जल्द हुआ. दूसरा मिथक यह है कि केंद्र ने दुनिया भर के टीकों को मंजूरी नहीं दी, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने कई देशों के टीकों को अप्रैल में ही इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी थी. केंद्र सरकार ने इस बात को भी गलत बताया कि वो राज्यों को कम टीका दे रही है या उसने राज्यों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है. भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है. स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी. ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है. स्टेट्स को ये मालूम है कि हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है. जब स्टेट्स ने ये कहा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी उनकी से हो, तो एक नई व्यवस्था लाई गई कि 50% वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो भारत सरकार करके स्टेट्स को ही देगी, फ्री टू बी गिवन टू पीपल अबव 45 एंड अबव एज ग्रुप. अब बात करते हैं डीआरडीओ की कोरोना मरीजों की दूसरी दवा जो आई है 2DG, उसकी दूसरी खेप डॉक्टर रेड्डी लैब ने आज जारी कर दी है. इस दवा की 10,000 खुराक देश भर के अस्पतालों को दी गई है. जून के पहले या दूसरे हफ्ते से यह दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी. इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं 70 साल की संतोष गोयल. कोरोना की वजह से ऑक्सीजन लेवल 75 से 80 के आसपास पहुंच गया. रेमडेसिविर सहित सारी दवाएं दी गई. हालत लगातार बिगड़ती चली गई. जब डीआरडीओ की दवा 2G दी गई तो ऑक्सीजन लेवल 94-95 तक पहुंच गया. अचानक सेहत में काफी सुधार हुआ. मुझे जो शीशे मिले हैं उससे मेरी तबीयत में बहुत तेज़ी से सुधार आया और वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देश में ये शीशे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, ताकि मेरे जैसे और भाई बहनों को जल्दी से जल्दी आराम आए. जो जहाँ ये पहले 20 लीटर ऑक्सीजन पे थी, अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे आ गई है. डीआरडीओ ने बताया है कि इस दवा से ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है और वायरस का बढ़ना भी रुकता है. फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में डीआरडीओ ने पाया कि ये कारगर है और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को या हॉस्पिटल से रिलीज थोड़ा 2-3 दिन पहले हो जाती है. तो एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आज जबकि कोविड के लिए कोई एकदम से स्पेसिफिक दवा या लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसमें रेमडेसिविर जैसे या और भी जो उपाय किए जा रहे हैं उनकी तुलना में 2DG भी एक बड़ी सहायता है, बड़ी हेल्प है इस महामारी से हमारे संघर्ष के लिए. ये दवा 17 मई को रक्षा मंत्री
और स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की थी। 10,000 दवाओं की खुराक एम्स और सेना के अस्पताल को दी जा चुकी है। अब दवा बनाने वाली डॉक्टर रेड्डी लैब ने और 10,000 दवाओं की खुराक देश भर के अस्पतालों को दी है। उम्मीद है जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। तब इससे कोरोना से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि यह दवा सीधे दवाई की दुकान से नहीं मिलेगी, बल्कि मरीजों को सीधे अस्पताल के जरिए ही उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी कीमत भी अधिक नहीं होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते देश भर में हुए पत्रकारों की मौत को लेकर एक अहम फैसला किया है। केंद्र सरकार मृतक पत्रकारों के आश्रितों को मदद करेगी। इसमें 67 पत्रकारों के परिवारों को मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हर पत्रकार के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कोरोना मरीजों को पैसे लेकर बेड अलॉट करने के मामले में कर्नाटक की राजनीति में नया सियासी जंग जो है वो चल रही है। और पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि वो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी से जुड़ा है। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंस गई है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। बाबू मुनिराज को क्राइम ब्रांच ने बेड स्कैम के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है जो बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ बीबीएमपी कोविड वॉर रूम में गया था। ऐसे में अब कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ साथ उन सब पर सवाल उठा रही है जिन्होंने बेड घोटाले को लेकर वॉर रूम में हंगामा खड़ा किया था। सिर्फ सतीश रेड्डी ही नहीं बल्कि सांसद तेजस्वी सूर्या और उनका पूरा ग्रुप सबने यही कहा था कि हम एक स्कैम को उजागर करने जा रहे हैं और उन्होंने किया है। यानी बीजेपी सरकार ने ये स्कैंडल किया है, ये लोग सभी उसके हिस्से हैं। ये पूरा बेड स्कैम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। बहुत साफ है सांसद और उनके साथियों का इसमें हाथ है। दरअसल हाल ही में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या विधायक सतीश रेड्डी के अलावा 2 और विधायकों के साथ दक्षिण बेंगलुरु के कोविड वॉर रूम में और हंगामा किया कि वहां हुई 212 नियुक्तियों में 17 मुसलमानों को नौकरी क्यों दी गई। ताहिर अली खान, सादिक बादशाह, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान खुरीफ, जमीर पाशा, जबीउल्लाह खान। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी के साथ मुस्लिम कर्मचारी धरने पर बैठ गए। अब कांग्रेस इन्हीं बीजेपी विधायकों और सांसद पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी आरोपी बाबू को पहचानने से भी अब इनकार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है। मैं किसी बाबू को नहीं जानता हूं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं। कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरा आदमी नहीं है। अगर ये मेरा आदमी है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेवजह मुझे इस मामले में ना खींचा जाए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और महानगर पालिका में भी बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दांव फिलहाल उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सवाल बीजेपी पर ही अब उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बेड घोटाला हुआ, क्योंकि महानगर पालिका की तकरीबन 10,000 के आसपास शहर में बेड्स हैं, जिनमें से 1,000 से 1,200 के आसपास हर रोज खाली होती है। लेकिन आपको पोर्टल पे एक भी बेड खाली नहीं मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि कोरोना के टीकों के बाद कुछ लोगों को दिक्कत आती है। इस परेशानी को AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पर AEFIR को दर्ज करवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर काम ही नहीं कर रहे। तो सवाल उठता है कि आम आदमी टीके के बाद अगर दिक्कत आती है तो भला कैसे और कहां अपनी दिक्कत बताए। हमारे डेटा में एक कमी है और वो कमी यह है कि ज़्यादातर AEFI पहले 3 या 4 दिन के ही रिपोर्ट होते हैं, लेकिन AEFI 28 दिन तक कभी भी हो सकता है। तो वो उस कमी को भी सुधारे जाने का प्रयास कर दिया है। ज़मीनी तौर पे लोगों को
निर्देश भेज दिए गए हैं कि जिसको भी वैक्सीन मिले वो उनको प्रोत्साहित करे कि भाई अगले 4 हफ्ते तक अगर कोई समस्या हो तो वो उसको रिपोर्ट करें। टीके लेने के बाद आई दिक्कत के डेटा में कमी की बात तो मानी जा रही है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको दर्ज करवाने को लेकर जारी नंबर काम नहीं कर रहे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे 2 नंबर हैं, एक हेल्पलाइन नंबर, दूसरा टोल फ्री नंबर। अगर नंबर मैं बताऊं तो 01123978046 और 1075। इस पे अगर आप AEFI रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं तो ये नंबर बार बार कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। अब तक करीब 25,000 AEFI रिपोर्ट हुए हैं। देश में करीब 684 जिलों से ये शिकायत मिली है। इसमें 95% हल्के और करीब 5% गंभीर मामले हैं। यही नहीं, 0.61% लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखी गई है। क्लॉटिंग के सभी मामले कोविशील्ड टीका लेने के बाद दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया AEFI दर्ज करवाने को लेकर आ रही परेशानी से भरा पड़ा है। एशियन एज की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय कवर करने वाली साथी पत्रकार को भी अपने बच्चे को लेकर इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। कड़ी मशक्कत और पहुंच के बाद AEFI रिपोर्ट करने में कामयाबी मिली। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, सीरम इंस्टीट्यूट को, ICMR को टैग करके बोला कि मैं कहाँ रिपोर्ट करूँ, क्योंकि जितने हेल्पलाइन नंबर्स थे 1075, 191 जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने भी नंबर्स दिए थे वो सारे नंबर्स नॉन फंक्शनल थे। मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद इत्तेफाकन, और ये 2-3 दिन से मैं संघर्ष करती रही, तब तक इत्तेफाकन हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ आंकड़े आते हैं कि सिर्फ 26 लोगों को अक्यूट एडवर्स रिएक्शन ऑफ वैक्सीन हुआ, और कुछ आंकड़े दिए कि इसकी वैक्सीनेशन की एडवर्स रिएक्शन उतनी हाई नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के जो जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने गुस्से में लिखा कि ये झूठे आंकड़े। जब सिस्टम और सरकार ही सुस्त हो तो भला सुनवाई कहाँ हो। ये नंबर का खेल है। जब नंबर ही नहीं लगेगा तो सही नंबर की कल्पना बेमानी और अधूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। CBSE परीक्षा को लेकर अभी तक 2 बैठक हो चुकी है, लेकिन देश भर के लाखों छात्रों को अब भी नहीं पता कि परीक्षा कब और कैसे होगी। हालांकि सूत्रों की ओर से कहा गया था कि 1 जून तक इस बारे में अंतिम निर्णय कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सब बैठक कर चुके हैं। 32 राज्यों के सुझाव आ चुके हैं, लेकिन CBSE की 12वीं की परीक्षा पर माथापच्ची अब भी जारी है। 1 जून तक परीक्षा की तारीख पर घोषणा भी करनी है। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक CBSE ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा कराने और सितंबर में नतीजे का सुझाव दिया है। परीक्षा से कम 15 दिन पहले घोषणा होनी चाहिए। प्रमुख विषय की ही परीक्षा कराई जाए, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। 32 राज्यों और केंद्र शासित में से 29 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा, अंडमान परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं हैं। उधर कई राज्य परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। वो CBSE की तारीख के आधार पर राज्य बोर्ड की भी परीक्षा करवाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी की बात को सुना है और हर राज्य ने अपनी अपनी बात को कहा है, और 2-3 राज्य ऐसे भी बीच में रहे जिन राज्यों ने कहा कि 0 सेशन किया जाए, कि पेपर करवाए ही ना तो बच्चों को वैसे ही असेसमेंट के आधार पर ही पास किया जाए, लेकिन ऐसा कम राज्यों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, बहुत सीनियर लोग बैठे थे, तो निश्चित रूप से वो जो भी फैसला लेंगे तो अच्छा लेंगे, बैलेंस्ड लेंगे, जो पूरे देश के और छात्रों के हित में होगा और कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों ने 12वीं के राज्य बोर्ड के परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य वैक्सीनेशन के बाद परीक्षा करवाने का सुझाव दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में CBSE के लिए 12वीं की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर राज्य इस बात को लेकर सहमत हैं कि इस बार की 12वीं की परीक्षा छोटी और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करवाई जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।